चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स। जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में आपने बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ा और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉलिड्स देखी, लिक्विड, गैसेस हैं, सॉलिड की फॉर्म में है, और हमने कंसिडर किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स, और वो टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स है, दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट्स कंसिडर की। सो द मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम से कंसिडर किया। नेक्स्ट में हमने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एटम डेल्टन ने 1808 में दी, एंड अकॉर्डिंग टू हिम कि मैटर जो है इट इज कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कुड नॉट बी सब डिवाइडेड, वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो डेल्टन की ये थ्योरी थी कि आपका एटम जो है एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ है, और उसको फर्दर बाय द एंड ऑफ द 19th century and the idea of indivisibility of atom began to be lose ground। यानी जब एंड ऑफ द 19 पहले 1808 में कंसिडर किया था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, लेकिन एट द एंड ऑफ 19th century कंसिडर किया गया कि ये एटम जो है ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इट कैन बी सब डिवाइडेड। और इसमें कि जब पैसेज ऑफ करंट होता है, गैस के अंदर डिस्चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाए, करंट को पास किया जाता है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी देखा। तो एटम कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू अदर स्मॉलर पार्टिकल्स। और जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसने एक नई रिसर्च ओपन की फॉर द फिजिक्स टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने डेवलप किया एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, और इसके मॉडल में एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग है। रदरफोर्ड फर्स्ट गेव द रियल मॉडल ऑफ एन एटम जिसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अबाउट ऑर्बिट कर रहा है एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो 1920 में रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था ये existence of these particles which lies within the nucleus, that is the neutral particle, the neutron, and it was the assumption given by the Rutherford in the model. And afterwards James Chadwick discovered the presence of neutron in 1932. Now let's study the atomic nucleus. First of all, if we have to study the atomic nucleus, here you can see that for each and every atom उसके अंदर there is an infinitesimal यानी number of nucleus लाई करते हैं। यानी कोई भी मैटर है, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस लाई करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूक्लियस इज इमेजिन बाय कंपेयरिंग द रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का जो साइज है वो कंपैरिजन विद एटम ये 10⁵ टाइम्स जो है उसकी कंपैरिजन में आता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या लाई करता है, न्यूक्लियस के अंदर दो एलिमेंट्स या दो पार्टिकल्स लाई करते हैं, दैट वाज द प्रोटॉन positively charged and neutron which does not have any charge, जिसके ऊपर कोई चार्ज पोलैरिटी नहीं होती। और कंपैरिजन किया गया है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन मास जो है, मास इज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹ अगर चार्ज है तो उसका मास जो था 1.673 इंटू 10⁻⁻27 मास था। जबकि न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था उसका मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन कंसीडर किया गया। सो इसमें इंडिकेट करता है कि द मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स में अगर इसमें किलोग्राम्स की कंडीशन में यूनिट्स में ले रहे हैं, अगर इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स हम इसको बाय डेफिनेशन दूसरे यूनिट्स में कंसीडर करें तो ये प्रोटॉन का मास जो है दैट इज इन द यूनिट्स ऑफ यूनिफाइड मास स्केल यूनिट यू, उसका प्रोटॉन का मास ये आपके सामने गिवन है फॉर द प्रोटॉन का मास और द मास ऑफ द न्यूट्रॉन। लेकिन
जो mass of the electron was far smaller as compared to the two masses. So the nucleus was quite heavier as compared to the electron which is orbiting. Electron जो है, it is orbiting around the nucleus. So charge जो था, magnitude of the charge on proton and electron was the same, and the mass of proton and the nucleus was approximately same. अब इसमें द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस को हम एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर ऑफ द एटम्स कहते हैं, और इसको Z से डिनोट किया जाता है। और जबकि टोटल चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस को अगर आपने इंडिकेट करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड और मल्टीप्लाई बाय द चार्ज। चार्ज की वैल्यू जो है दैट इज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज सेम, लेकिन सिर्फ पोलैरिटी डिफरेंट है। प्रोटॉन की पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव कंसीडर की जाती है। The combined number of all the protons and neutrons in a nucleus is known as the mass number, and it is denoted by A. So the mass number is denoted, A is the mass number की number of it is the sum of protons and the neutron which is present in the nucleus, क्योंकि टोटल मास वही बनाते हैं, और इसमें जो आपका ये सम है दैट इज इक्विवेलेंट टू n इज इक्वल टू a माइनस v। यानी अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो a जो है दैट इज ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन माइनस z, z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। a के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की सम करने के बाद, ऐड करने के बाद वैल्यू आती है, जबकि z के पास वैल्यू इट इज फॉर ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स के कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सबसे सिंपलेस्ट मॉडल और सिंपलेस्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जिसके एटम इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एटम्स। इसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन लाई करता है, तो इसका atomic mass that is equal to 1 and इसका atomic number Z will be equal to 1. So H जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है H की 1 और 1, इसका ये रिप्रेजेंटेशन it is in the form कि आपका ये mass और उसका नंबर जो है वो सेम होता है। इसके ऊपर जो आती है वो एटॉमिक मास को लिखा जाता है, और नीचे जो है सबस्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट के साथ उसका एटॉमिक नंबर लिखा जा सकता है। सिमिलरली द केस फॉर द हीलियम, आप ये देख सकते हैं हीलियम के केस में उसका एटॉमिक मास जो है वो 4 है, और जबकि एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्म में लिखी जाती है। एंड फॉर द केस ऑफ यूरेनियम का भी आप इसी तरह से केस देख सकते हैं। फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स उन्होंने कंसीडर किया हुआ। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज in the initial light elements of the periodic table is almost equal, but in the later heavy elements the number of neutrons is greater than the number of nucleus। यानी जैसे जैसे एलिमेंट्स हैवी होते जाते हैं पीरियोडिक टेबल के लिहाज से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर हो जाती हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ देयर कम्स another interesting thing, that is the isotope। isotope is by the definition, isotope हमारा क्या होता है कि हम कंसीडर कर रहे होते हैं आइसोटोप में, बाय डेफिनेशन हम कंसीडर करें आइसोटोप्स आर द न्यूक्लाई of the same elements which have the same atomic or charge number but different mass number. They have same chemical properties but different physical properties. ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, ऐसे दो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के दो ऐसे न्यूक्लाइज हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन बट दे हैव नंबर सेम है लेकिन दे हैव डिफरेंट मैसेज, और दे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होगी, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी द सेम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी मोस्ट कॉमनली यूज एग्जांपल है इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स लाई करती हैं, दैट इज ये आपके सामने
आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही हैं, दैट इज प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये 3 उसकी स्टेट है। सिमिलरली हमारे पास हीलियम की भी 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। हीलियम के उस पे एक पे चार्ज 3, इसका एटॉमिक मास 3 होता है, दूसरा एटॉमिक मास 4 होता है। ठीक है, इसमें ये आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी, लेकिन सॉरी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी। अच्छा, अब ये जो आइसोटोप्स हैं, इसमें डिफरेंट आइसोटोप्स हम यूज करें। इसमें यूरेनियम का भी आइसोटोप होता है। यूरेनियम के भी 3 तरह के आइसोटोप्स हैं, जिसमें उसका मास नंबर जो है 234, 235 एंड 238। इसके 3 आइसोटोप्स लाई करते हैं। इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनके डिफरेंट आइसोटोप्स लाई करते हैं। अब ये जो आइसोटोप्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होती हैं, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू कंसिडर देम द सेम। अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट फिजिकल मेथड्स को अप्लाई करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कौन सा आइसोटोप लाई कर रहा है। नेक्स्ट इज द मास स्पेक्ट्रोग्राफ, a device which is used to separate the isotopes of an element and also to determine their masses very accurately is called mass spectrograph। ये एक डिवाइस है कि अगर आपके पास डिफरेंट आइसोटोप हैं, और आपने देखा कि हर आइसोटोप के मास जो है, एटॉमिक मास आर डिफरेंट, सो बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोग्राफ डिवाइस यू कैन आइडेंटिफाई एक्यूरेटली कि विच आइसोटोप से या आप सेपरेट आउट कर सकते हैं डिफरेंट आइसोटोप्स को। और इसकी वर्किंग जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस करता है, अकॉर्डिंग टू विच कि आप डिफरेंट मैसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब इसकी सिंपल सी जो कंस्ट्रक्शन है ये आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अ वैक्यूम चैम्बर। इसमें एक वैक्यूम चैम्बर है, ये आपका एक वैक्यूम चैम्बर है जो कि आपकी वैक्यूम पंप के साथ अटैच है, और ये प्लेस किया गया है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अब ये देखिए ये डॉट्स की फॉर्म में नजर आ रहा है। डॉट्स मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, अब आउट ऑफ द पेपर, अब इसमें S इज द पॉजिटिव आयन सोर्स। इसमें जो पॉजिटिव आयन, तो ये भी एक आयन सोर्स है जिसमें S1 और S2 दो स्लिट्स हैं, 2 स्लिट्स अवेलेबल हैं कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये S2 जो है इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, व्हाइल S1 इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जैसे, और एक डिटेक्टर भी है, डिटेक्टर यहाँ पे जो कि डिटेक्ट करेगा कि वैक्यूम चैम्बर में से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, उसकी बीम पास कर रही है, पॉजिटिव आयंस उसमें से आ रहे हैं, उनके डिटेक्टर में डिटेक्ट किया जाएगा आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सबसे पहले द पॉजिटिव आयंस कमिंग फ्रॉम द स्लिट S1, फर्स्ट पॉजिटिव आयंस आएंगे स्लिट S1 में, दे आर एक्सेलरेटेड, और अगर हम कंसीडर करते V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू स्टेट, तो वो एक्सेलरेट करेंगे। अब वर्किंग किस तरह होगी कि एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेपर की फॉर्म में हम किसमें आयनाइज इन द आइसो, इस सोर्स के अंदर, आयन सोर्स के अंदर वेपर्स की फॉर्म में आयनाइज किए जाएंगे, और उसमें से पॉजिटिव आयन जो है दे विल एस्केप थ्रू S1, S1 से एस्केप करके दे विल मूव टुवर्ड्स, एक्सेलरेट करेंगे, बिकॉज द पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टू स्लिट्स, S1 और S2 के दरमियान 2 स्लिट्स प्रोवाइड कीजिए, इसमें से रिट्रीव करके वो मूव करेंगे और इस चैम्बर में आएंगे। अब इस चैम्बर के अंदर आने में हमें अगर कंसीडर करते हैं, लेट्स से कि सिंगल चार्ज आयन है और उसका मास m है और उसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव E है,
तो काइनेटिक एनर्जी जब वो मूव करें, एक्सेलरेट करें, इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv², जिसके जो किसके इक्वलेंट होगा, जिस पोटेंशियल के साथ उसको प्रोवाइड किया गया वो एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे वो एक्सेलरेट किया, और ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब ये कंसीडर करते हैं दीज आर आइन, जब ये वैक्यूम चेंबर के अंदर पहुंचेंगे। अब इस वैक्यूम चेंबर के अंदर जब पहुंचते हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि वैक्यूम चेंबर के अंदर मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, इट विल डिफ्लेक्ट द पाथ, उसके अगर स्ट्रेट पाथ है उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, उसको कर्व पाथ में ले आएगा। और अगर ये कर्व पाथ में आ रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर कर्व पाथ में मूव करता है तो उसके अंदर एक और फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज नोन एज द सेंटीपीटल फोर्स। और वो सेंटीपीटल फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगी, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द दिस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स will be equal to the B is the magnetic field strength, E is the charge on the electron, that is the positive charge on the magnitude of the charge on the positive charge, and V की जिस velocity के साथ वो accelerate कर रहा है। अब इसको आपने simplify करके in the form of masses determine कर लिया, B E R over V। अब इसके अंदर हमने ये substitute कर दिया in the equation में substitute करेंगे। कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सिंपल ये जो आपके पास इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, ये जो आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल डिफो को इक्वेट किया था, दैट वाज इक्वल टू k1/2 mv² था। ठीक है, सो मैं इसको हैट साइन के साथ लिख देती हूँ, v², इट वाज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड E। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास अगर हम v² को इधर रहने देते हैं, वेलोसिटी को डिटरमिन करते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो 2ve, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय m। हमने इसको ही रीअरेंज कर लिया। आफ्टर दैट इसका अगर आप v डिटरमिन करना है तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट किसका लेंगे, 2ve डिवाइडेड बाय m। इसका आप ये स्क्वायर रूट कर लेंगे। सो फ्रॉम हियर यू कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है आपने किस में पुट करनी है, आपके पास रिलेशन है मास का, मास इज इक्वल टू b इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, R रेडियस है, डिवाइडेड बाय आपके पास v है। अब इस जगह पे आप b की वैल्यू को पुट कर देंगे, b E R डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट 2ve डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये आपने इसके कर दिया। अब दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायरिंग कर लें, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट m का जो है वो भी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा, ये भी b, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसमें d e r, ये आपका जो आ जाएगा हेड साइन के साथ स्क्वायर में, डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायरिंग खत्म हो जाएगी, 2ve बाय m। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करके जब हमने लिखा तो वो आपकी ये रिलेशन जो है वो ये रिलेशन किस तरह से बनेगी कि हमारा जो m है वो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी, दिस वन। ठीक है, अब ये जो आपके पास रिलेशन आ गई m इज इक्वल टू, अब इससे फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन डिटरमिन shows the mass of each ion reaching the detector।
and it shows that it is proportional to the b square. So जब आप b को एडजस्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ई आर स्क्वायर ओवर 2v इट इज कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसको आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगा। जब आपने सिर्फ बी स्क्वायर यानी स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड को एडजस्ट करना है, तो आपकी वैल्यू जो है, अब ये डिफरेंट मैसेज विल बी अलाउड टू एंटर द डिटेक्टर, और ये आप देखेंगे कि presence of the different isotopes of the same elements can be clearly shown। अब वो clearly किस तरह से आपको नजर आएंगे कि जब आप डिटेक्टर से आपने ग्राफ पुट करना, आउटपुट ऑफ द डिटेक्टर एंड बी स्क्वायर जो है वो इंडिकेट करेगा डिफरेंट मैसेज और आइसोटोप को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हम देखें अगर इसमें आउटपुट जो है वो डिफरेंट मैसेज के अबाउट जो है आउटपुट आपको जितने भी उसके मैसेज होंगे वो आउटपुट के लिहाज से मैसेज को डिफरेंशिएट कर देगा डिटेक्टर। तो मैस स्पेक्ट्रोग्राम एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म पे आपको ये आउटपुट देगा, और आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मैसेज विच आर प्रेजेंट इन दैट मटीरियल एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हो गए उसके मैसेज को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now next one is mass defect and binding energy. First of all define कर लेते हैं, short questions के लिए important है। The mass of a nucleus is always less than the total mass of proton and neutron making up the nucleus. This difference of two masses is called mass defect। कि जब आप कंसिडर करते हैं कि एक होल न्यूक्लियस है, उसका एक मास लेते हैं। अब न्यूक्लियस इज कंपोज ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब आप अगर इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करते हैं, तो इस इंडिविजुअल मैसेज को जब आप कंबाइन करते हैं, तब सम लेते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस जब वो कंबाइंड इफेक्ट में है और इंडिविजुअल उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपका डिफेक्ट कहलाता है, दिस इज नोन एज द मास डिफेक्ट, यानी डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लॉन्स, एंड न्यूक्लॉन्स किसको कहते हैं, proton and neutron, and the mass of the bonded nucleus। So this is known as the mass defect। अब mass defect को इस तरह से किस फॉर्म में लिखा जाता है, it is denoted by the change, missing mass is known as the missing mass को हम ये डेल्टा n के साथ डिनोट करते हैं। it is equal to z आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और mp is the mass of the जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और mass of the nucleus, और a minus z it will give the total number of nucleons, total number of neutrons and mass of the neutrons minus the mass of the whole कंपोजिट फॉर्म में न्यूक्लियस का जो इंटायर आपका न्यूक्लियस है उसकी वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। सो द मिसिंग मास जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब आपका न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो वो एनर्जी कंज्यूम की जाती है, तो वो एनर्जी जो है दैट इज द मिसिंग मास, जो कि हम कहेंगे मास डिफेक्ट है। वो हम कंसीडर करते हैं कि जब अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन फाउंड दैट आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हमें पता चलता है कि ये जो आपकी E इज इक्वल टू mc² है, इसको रिलेशन को हमने यूज किया, तो दिस वाज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ये एनर्जी जो है ये मास, मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड बाय द न्यूक्लियस, कि उसके बॉन्ड होने के लिए वो रिक्वायर्ड होती है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें, अगर इसके अंदर ये ऐड कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी को, तो हम डिटरमिन कर सकते हैं हम हमारा वो डिफेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए, यानी वो जो मिसिंग मास है वो अकम्प्लिश हो जाता है। कि हम ये देखें कि बाइंडिंग एनर्जी में जो चेंज इन मास है वो चेंज इन मास क्या है कि इन दोनों के दरमियान, ये दोनों न्यूक्लियॉन्स का माइनस the total mass of, so total energy of the nucleus, इन दोनों को अगर आप subtract करें तो उसका जो difference आएगा that is equivalent to the binding energy। so वो binding energy हम consider करते हैं कि it is known as the mass defect, which is the energy utilized by the nucleon, energy utilized in the formation of nucleus।
So we can see that we can define binding energy is the energy required to separate out the constituent particles of a heavy nucleus is called the binding energy. The energy required to separate out the constituents पार्टिकल्स, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनको अगर आपने सेपरेट आउट करना है ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड विच इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी. अब एक्सपेरिमेंटली ये जो आपको ग्राफ मिलता है, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने चेंज ऑफ के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिहाज से बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है. तो हम ये एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं कि इस ग्राफ में आप देखिए वाई एक्सिस पे चेंज ऑफ मास पर न्यूक्लियॉन और इसमें चार्ज नंबर है. जैसे चार्ज नंबर इंक्रीज कर रहा है, यू कैन सी दैट कि इसमें इसकी फाइंडिंग में हम कंसीडर करें, जब आप इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं कि मास डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इन अदर पार्टिकल्स जो कि हमारे इसमें रिवील करते हैं कि आपका हाइड्रोजन, बेरिलियम, हीलियम, जितनी पार्टिकल इस फर्स्ट इसके अंदर जो है आपकी चार्ज पर मास जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा इस ग्राफ में देखें. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस विद द मास नंबर के साथ. इनफैक्ट अगर आपने ये देखे तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं. मोर बेटर आपका रिजल्ट जो है दैट इज दिस वन. न्यूक्लियॉन नंबर से, यानी ए से, एटॉमिक मास से हम ये कंसीडर करते हैं. तो अब इस फिगर से आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो इंक्रीज करता है विद मास नंबर, और जब तक कि वो इट रीचेस अ सर्टेन वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जबकि इसका 58 एटॉमिक मास नंबर होता है. उसके बाद जो आप ये देखेंगे इसके अंदर जो चेंज है ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है. यानी यहाँ तक तो वो इंक्रीज कर रहा था विद रिस्पेक्ट, जितना एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा था उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी. हम ये कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम जो है वो आयरन है, आयरन के पास मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है. और हम कंसीडर व्हेन हैवी एलिमेंट्स इज ब्रोकन इनटू लाइटर एलिमेंट और लाइटर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म heavier element, then huge amount of energy is released. अब ये कंसीडर किया गया कभी भी हैवी एलिमेंट्स को ब्रोक किया लाइटर एलिमेंट्स में या लाइटर एलिमेंट्स को फ्यूज किया गया टू क्रिएट अ हैवी न्यूक्लियस, तब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required or huge amount of energy is released. दोनों केसेस में huge amount of energy is released. अब इस केस में अब ये कंसीडर जैसे किया हुआ है इसमें एटॉमिक मास के लिहाज से कि अगर मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स आपने डिटरमिन करना है तो मास ऑफ द न्यूक्लियस में से आपको माइनस करना पड़ेगा द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन. सेपरेट न्यूक्लियॉन्स की जो कंस्टिट्यूट कर रही हैं एक न्यूक्लियस को, आप उसको सेपरेट आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो आप ये डिटरमिन कर सकते हैं मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन. सो अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे, इन्होंने एक कंडीशन एग्जांपल के तौर पे हीलियम को कंसीडर किया हुआ है जिसका मास डिफेक्ट उन्होंने कैलकुलेट किया है. इट्स मास डिफेक्ट वो कैलकुलेटेड टू बी 28.2. इट मींस दैट 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूक्लियॉन्स, अगर हीलियम के हैं 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को फ्यूज करके एक हीलियम न्यूक्लियस बनाना है तो एन अमाउंट ऑफ 28.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy is required to make the heavy nucleus of the helium. और अगर आपको इसको ब्रेक करना है heavy nucleus of helium को into 2 protons and 2 neutrons, then it was concluded कि अब required कितना है 931 mega electron volt energy is required. ये binding energy है. This way हम calculate करते हैं for any element we can calculate the binding energy of the electron. द बाइंडिंग एनर्जी, इसमें अकॉर्डिंग टू द फिगर हम ये नजर आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर द आयरन इज मैक्सिमम एंड आफ्टर देन कि हम ये कंसीडर करते हैं कि ऑल एलिमेंट्स इज द मोस्ट स्टेबल जो अब हम कंसीडर करेंगे इज आयरन, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी. आफ्टर दैट आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास इट इज डिक्रीजिंग. सो हम कंसीडर करते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड जो है फॉर द आयरन, अब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सब डिवाइड इनटू
a lighter particle.